Hello students, once again a very warm welcome to you in my channel Giza Education। आज फिर से हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। एक्चुअली आज मैंने 2-3-4 वीडियो बनाए हैं, तो ये हो सकता है 5वां वीडियो हो। So maybe the shirt is same, you can see, okay? So maybe you're watching it for next 2 or 3 days, you don't feel that why am I wearing a same shirt. Anyway, I was talking about before starting to my video, let me tell you one thing, that you're not subscribing till now. I mean, I can't see, I mean, there are so many people subscribing, so I just need to say that ये सारे वीडियोस आपके लिए हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें हमेशा। जो भी मैं बनाऊँ आपके लिए ही बना रहा हूँ इनफैक्ट। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बहुत सी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं आप, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगेगी और मुझे बड़ा लगेगा कि मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ आपसे। ओके, so today I'll talk about that in the last very video what I was discussing. I was discussing that the average value of current and the RMS value of current. Those two derivation I have discussed in my last video. So today we are going to discuss different circuits. Okay, यानी कि सर्किट में हम क्या चीज़ें लगाते हैं, किस प्रकार का एलिमेंट लगाते हैं, हम उसमें कैपेसिटर लगाते हैं, हम उसमें इंडक्टर लगाते हैं, हम उसमें रजिस्टर लगाते हैं, तो किस तरीके से बिहेवियर होता है सर्किट का, इक्वेशन क्या बन के आती है, उस सर्किट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सारी बातें। सो स्टार्टिंग, एक्चुअली वी आर हैविंग 3 कंपोनेंट्स। एक रजिस्टर है जो अभी तक आप पढ़ते ही आए हैं, रजिस्टर आपके पास है ना। एक होता है इंडक्टर। इंडक्टर क्या है एक्चुअली यार, इसको बहुत ईजिली समझ सकते हैं आप। इंडक्टर एक तार है, जैसे स्प्रिंग शेप की नहीं होती सोलिनॉइड, स्प्रिंग को सोलिनॉइड बनाने का क्या तरीका है, आप किसी भी वायर को इस हेलिकल शेप में कर्व कर दीजिए तो वो वायर जो है एक इंडक्टर का भी काम करेगा। इस शेप को इंडक्टर कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस वायर में रेजिस्टेंस नहीं है? क्यों नहीं है? कोई वायर इस तरीके का देखा है आपने? ऐसा कोई वायर होता है क्या? ये सिंबल है। प्लेन वायर में ही ये दिखाने के लिए कि किसी वायर में रेजिस्टेंस है, हम ये सिंबलाइज करते हैं इसको। ये केवल हम सिंबलाइज कर रहे हैं। ये प्लेन ही वायर है लेकिन सिंबल ये दिखा रहा है कि इसमें रेजिस्टर है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। क्या इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं है? ज़रूर है। इंडक्टर में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, पर उसकी चर्चा नहीं की जाती है। हम लोग केवल इंडक्शन की चर्चा करने लगते हैं, ठीक है। इंडक्टर इस शेप की चर्चा करने लगते हैं, ठीक है। इस जो हमने इस वायर से बनाया है भाई, अगर किसी भी वायर से आपने बनाया है तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो उसका होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और वो डिस्कशन में आएगा सर्किट में जब ज़रूरत पड़ेगी तो। और तीसरा सिंबल होता है कैपेसिटर का, ठीक है। ये 3 सिंबल हैं। मैं बारी बारी से कभी किसी को एक लूँगा, एक एक करके तीनों को लेता हूँ, जिसको हम लोग प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव कह सकते हैं। फिर 2-2 का पेयर बना के लेता हूँ, 2 ले लिया, इन दोनों को ले लिया, इसको ले लिया, और फिर तीनों को ले लेता हूँ और उसी हिसाब से उनका नाम होगा, ठीक है। जनरली इसका सिंबल R से डिनोट होता है, इंडक्टर का हम लोग सेल्फ इंडक्शन L से डिनोट करते हैं और कैपेसिटेंस का C से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ और रब करने के बाद मैं शुरू करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट लूँगा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, व्हाट डज इट मीन? यानी कि किसी सर्किट में मेरे पास केवल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो है उसके सिंबल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा हुआ है। यहाँ जो सोर्स लगा है वो करंट जो दे रहा है वो अल्टरनेटिंग नेचर का है। डायरेक्ट करंट का जो सोर्स होता है, बैटरी होती है, वो आप ऐसे दिखाते हैं ना, ये सेल है, आप नंबर ऑफ सेल्स को जोड़ देंगे तो बैटरी हो जाएगी। आई होप ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग सोर्स लगा है और इस सोर्स के अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस है केवल। जो भी किरचॉफ की लॉस तो आपने पढ़ी है, किरचॉफ की वोल्टेज लॉ ये कहती है कि किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जो टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो अब मुझे पता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये सोर्स E है, EMF, इस जो भी अल्टरनेटिंग सोर्स EMF जनरेट कर रहा होगा उसको E से डिनोट करते हैं। E और आपको पता है रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। रेजिस्टेंस जो होता है, पोटेंशियल एक प्रकार की एनर्जी है, रेजिस्टेंस पोटेंशियल को खाता है। रेजिस्टेंस ऑलवेज ईट्स अवे दी पोटेंशियल, ओके। सो E minus doesn't matter whether the resistance is connected across an AC source or a DC source, it is going to eat away the
एनर्जी दैट इज पोटेंशियल। ई माइनस तो यहाँ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा वो आई आर के बराबर हुआ होगा, तो भाई इसलिए मैंने माइनस लगा दिया इसको, ठीक है। इज इक्वल टू टोटल सम कितना आ रहा है भाई, इसके अक्रॉस 0 आना चाहिए, किरचॉफ की वोल्टेज लॉ है, यानी E इज इक्वल टू आई आर लिख सकता हूँ मैं, या I इज इक्वल टू ई बाई आर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब जो ये मेरे पास EMF है उसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस EMF वी हैव गॉट। ये EMF एक लगातार चेंजिंग EMF है, इट्स वैल्यू इज रेगुलरली चेंजिंग, तो इसका मतलब फिर हमें इसको एक टाइम के फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहिए, भाई तरीका बनता है। तो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ अ टाइम फंक्शन। जैसा कल इंस्टैंटेनियस करंट का इक्वेशन देखा था, उसी प्रकार से इंस्टैंटेनियस EMF का भी इक्वेशन होता है। तो इसको हम टाइम के फंक्शन के रूप में यानी E नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म्स में लिख देते हैं। फाई नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ अभी कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, अपॉन आर। ये EMF इसका रेगुलरली हर इंस्टेंट चेंज हो रहा है, इसलिए इस EMF को मैंने इंस्टैंटेनियस EMF के रूप में लिख दिया, क्योंकि ये EMF टाइम का फंक्शन है। टाइम के साथ इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी, घट रही होगी। यार अगर EMF चेंज नहीं हो रहा होता तो करंट कैसे चेंज हो रहा है। EMF बदलेगा, EMF ही तो करंट का सोर्स होता है। करंट को कौन प्रोड्यूस करता है, EMF, वोल्टेज। अगर वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा तो करंट कैसे चेंज होगा। हाँ, करंट चेंज होने का एक तरीका और भी है कि रेजिस्टेंस चेंज कर लें, I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, आप जानते हैं। अब रेजिस्टेंस तो इस सर्किट का चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ना तो टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, इसके अराउंड फिजिकल कंडीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो तरीका ये है कि उस समय रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि इस सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा, तो करंट अगर चेंज हो रहा है तो ज़रूर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा होगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को कभी कभी EMF भी लिखा जाता है, याद रखिएगा, एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो EMF की जगह मैंने उसकी इक्वेशन इंस्टैंटेनियस इक्वेशन लिख दी, दैट इंस्टैंटेनियस इक्वेशन वी हैव गॉट। So I is equal to E naught by R. I is equal to this equation is very important. Why am I saying so? Why? Because this equation is some equation which we are going to use every now and then to relate. हर आगे बढ़ने पर हम इसी इक्वेशन से हर क्वांटिटी को रिलेट करेंगे आगे चल के। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान समझिए। तो I की वैल्यू जो आ रही है वो इतनी आ रही है, ठीक है, जिसमें E नॉट जो है वो मैक्सिमम E को हमने इस टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, और इसमें E नॉट जो है वो मैक्सिमम EMF, जैसे कि मैक्सिमम आपने कल करंट का देखा था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंस्टैंटेनियस करंट की इक्वेशन है। इसी प्रकार से इंस्टैंटेनियस इक्वेशन EMF की ये होती है, ठीक है ना। तो इसमें ये मैक्सिमम करंट होता है, यहाँ पे ये मैक्सिमम EMF होता है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? इस बात को समझ लिया आपने तो मैं सब मिटा दे रहा हूँ, और मिटार के मैं एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ। अब ग्राफ में मैं क्या बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा फेज़र्स। अब भैया फेज़र क्या है, पहले इसकी चर्चा हो जाए थोड़ी सी। फेज़र क्या है, देखिए ऐसा है, फेज़र इन क्वांटिटियों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जस्ट लाइक वेक्टर्स। इसका मतलब ये नहीं कि ये करंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, और ना ही कोई वेक्टर क्वांटिटी तब वो वेक्टर होती है जब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन अगर वो फॉलो करती है तब, यानी उसका एडिशन अगर वेक्टर नियम से किया जाता है। ये क्वांटिटी वेक्टर नियम से ऐड नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको रिप्रेजेंट हम लोग जो तरीके से कर रहे हैं उसमें एक प्रकार के वेक्टर ही बना रहे हैं। इंस्पाइट की वेक्टर नहीं है और ना ही वेक्टर के रूल फॉलो करेगी, लेकिन इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ वेक्टर्स बनाएं, और उन वेक्टर्स का हमने नाम रख दिया है फेज़र्स। ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, इट्स नथिंग बट ओनली रिप्रेजेंटेशन। ओके, गौर करने वाली बात है, मुझे ये पता है कि ये सर्किट में जब आपने EMF दिया होगा तो जैसे EMF दिया होगा तुरंत करंट जनरेट हुआ होगा, विदाउट एनी लैग ऑफ टाइम करंट जनरेट हुआ होगा, और वो तुरंत इस रजिस्टर से पास हुआ होगा। यानी करंट के जनरेट होने में और EMF, यानी EMF और करंट में किसी भी प्रकार का कोई टाइम लैग नहीं है। जैसे ही EMF दिया तुरंत करंट जनरेट हुआ, ऐसा नहीं होगा कैपेसिटिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में भी, आप देखिएगा आगे। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू।
जैसे ही आपने ईएमएफ दिया, आपने सर्किट, जैसे ही आपने ईएमएफ सोर्स लगाया यहाँ पे अल्टरनेटिंग, तुरंत करंट यहाँ जनरेट हुआ। तो यानी आप ये कह सकते हैं हम एक वेक्टर या फेज़र बनाते हैं जिससे हम ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है E0, तो हमने इसी एरो के साथ में यानी दूसरा एरो ही बना दिया है ये, और ये दोनों एरो कोइंसाइड कर रहे हैं। ये वाला बड़ा वाला एरो ईएमएफ का, छोटा वाला एरो मान लेते हैं करंट का है। ऑब्वियस सी बात है, इस इक्वेशन को ही देख के समझ में आ रहा है कि आई की वैल्यू E0 से तो कम होगी ही भाई, R से डिवाइड है ना E0, तो ऑब्वियस सी बात है कि E0 की मैक्सिमम वैल्यू से करंट की वैल्यू तो कम होगी ही। ये दोनों को एक साथ बनाने का औचित्य क्या है? व्हाट इज़ द वेरी पर्पस ऑफ मेकिंग देम टुगेदर? व्हाई दे आर कोइंसाइडिंग? दे आर कोइंसाइडिंग एंड टेलिंग यू दैट देयर इज़ नो टाइम लैग, देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नो फेज डिफरेंस between the current and between the EMF and the generated current. Okay, the current will instantly produce on the resistor which is joined across the alternating source. There wouldn't be any kind of time lag. Okay, तो इसलिए दोनों को एक साथ दिखा दिया है, दोनों का फेज डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात खत्म हो गई। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब जल्दी से मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर दे रहा हूँ। किसकी बात कर दे रहा हूँ? प्योर इंडक्टिव सर्किट की।